गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और हो सकता है कि आपने देख भी लिया हो, और नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लें जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला जो पार्ट है मैंने उसको कंप्लीट किया है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसके दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मैं कंप्लीट कर चुका हूं पिछले लेक्चर में, और आज इस लेक्चर में हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है, जिसमें आपके तीन केस बनेंगे। पहला केस विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये आपको फाइंड करना है। सेकंड केस बनता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके बाद क्या कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लगाने से। और थर्ड केस बनता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करना है लेकिन पार्शियली फिल्ड, मतलब पूरी थिकनेस में फिल्ड नहीं करना। ये थ्री केस की स्टडी करेंगे। इसके बाद आपको बताऊंगा मैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, और एनर्जी डेंसिटी का भी डेरिवेशन करेंगे, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो भी हमें फाइंड करना है। और इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और एनर्जी लॉसेस। क्योंकि जब कैपेसिटर को आप कनेक्ट करते हैं, टू चार्ज कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया है, तो कनेक्ट करने से पहले उनकी एनर्जी और बाद में उनकी एनर्जी में जो लॉस होगा एनर्जी का, वो किस वजह से हुआ, कितना लॉस होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आप पूरा लेक्चर देखें, आपको सब समझ में आएगा। तो ठीक है, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उससे पहले आपको बता देता हूं मैं कि जो कोई भी कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर एक तरीके से कंडक्टर होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। तो बहुत कम जगह में ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करना पड़ता है, स्टोर करते हैं। और जब किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को रन करना होता है तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टार्ट होता है तो ये एक ही टाइम में पूरी एनर्जी सप्लाई करता है उसको स्टार्ट करने के लिए, इस पर्पस में यूज़ करते हैं। और कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कोई भी कैपेसिटर का अगर आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और हमने उसको क्यू चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज। आप ये समझ लो कि स्फेरिकल कैपेसिटर है और हमने इस स्फीयर में कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। तो बच्चे अगर आप इसको क्यू चार्ज देंगे तो इससे वॉल्यूम क्यू चार्ज देने से इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो जैसे आप चार्ज देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल भी राइज करता है। तो क्यू चार्ज देने पर मान लीजिए कितना पोटेंशियल राइज हुआ, वी पोटेंशियल। तो आपको अगर कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इसका कितना कैपेसिटेंस होगा, तो कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कि चार्ज गिवन अपॉन पोटेंशियल राइज। कितना चार्ज आपने दिया, क्यू चार्ज, और क्यू चार्ज देने से कितना पोटेंशियल बढ़ गया, वी पोटेंशियल बढ़ गया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी। तो ये देख लें आप, बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद मैं ये डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा, उससे पहले कुछ बेसिक्स आपको आना चाहिए। तो कैपेसिटेंस होता है क्यू अपॉन वी, क्यू चार्ज देने में वी पोटेंशियल राइज हुआ है तो कैपेसिटेंस हुआ क्यू अपॉन वी। बट एक बात ध्यान रखिए कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू अपॉन वी है, लेकिन कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करेगा और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, आपने कंडक्टर का किस टाइप का शेप लिया है, क्या साइज लिया है, और दूसरी बात मीडियम कौन सा वहां पर आप यूज कर रहे हैं, तो उसके पास में मीडियम कौन सा है।
तो किस पे डिपेंड करेगा? शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर एंड मीडियम, दो बातों पे डिपेंड करता है। बाकी ये तो फॉर्मूला है, आप ये समझ लो जैसे आपके पास एक पानी की बोतल है और उसमें 1 लीटर पानी आता है, तो वो उसकी क्या है? कैपेसिटी है। अब ये कैपेसिटी इसकी कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। ये किस पे डिपेंड करेगी? बोतल के शेप एंड साइज पर, कि बोतल जो है आपने कितनी बड़ी ले रखी है। तो अगर वो बोतल 1 लीटर की है तो उसमें कितना पानी आएगा? 1 लीटर पानी आएगा। अब ऐसा तो नहीं कि उसमें आधी भरी है या खाली है या पूरी भरी है, उससे आप उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करें। नहीं, उसकी कैपेसिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आपकी पानी की बोतल पूरी खाली है, आधी भरी है या पूरी भरी है। तो वही कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी कैपेसिटर, चाहे वो डिस्चार्ज हो, चाहे वो पूरी तरीके से चार्ज हो, इसमें कितना चार्ज है कितना चार्ज नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो उसकी कैपेसिटी होती है, और कैपेसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी कितना चार्ज है उसमें। हो सकता है डिस्चार्ज हो, चार्ज की वैल्यू 0 हो, या फुल्ली चार्ज हो, जितना चार्ज उसमें आ सकता है, तो वो एक अलग बात है। पर ध्यान रखें कि कैपेसिटेंस नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, ये डिपेंड किस पे करता है? शेप एंड साइज ऑफ दी कैपेसिटर एंड मीडियम। इस बात को प्रूव करेंगे अपन कैसे? ये जो पहला डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटेंस का, इसमें ये प्रूव हो जाएगा। चलिए ठीक है, यूनिट की बात कर लें तो चार्ज की यूनिट क्या है? कूलॉम, और इसकी क्या है? वोल्ट। तो कूलॉम पर वोल्ट, ये किसकी यूनिट है? कैपेसिटेंस की। और 1 कूलॉम अपॉन 1 वोल्ट को हम क्या बोलते हैं? 1 फैराड। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या है? फैराड है। तो फैराड को डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन 1 फैराड। तो अगर किसी कैपेसिटर में 1 कूलॉम चार्ज देने में अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज होता है, ठीक है ना, अगर किसी कैपेसिटर को आपने 1 कूलॉम चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज होगा, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 1 फैराड हो जाएगा। ये बेसिक टर्म समझ में आ गई कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q/V और इसकी यूनिट क्या है? फैराड। ओके, अब समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब क्या है कि हमारे पास 2 प्लेट हैं और दोनों को हमें पैरेलल में रखना है। अब ये प्लेट का जो साइज है, मतलब प्लेट का साइज हम क्या मानते हैं? इन्फिनिटी मानते हैं। इन्फिनिटी के मानने का मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट लेंथ की प्लेट है, इसका मतलब कि बीच का जो सेपरेशन है इनके बीच का, वो हमने बहुत स्मॉल रखा है। 2 प्लेट के बीच के साइज को बहुत कम कर दिया, तो जिससे क्या लग रहा है? ये जो प्लेट है वो कैसी हो गई? इनफाइनाइट एरिया की है। तो यहां पर सेपरेशन बहुत कम रखेंगे, तो प्लेट बहुत क्लोज होंगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया क्या हो गया इनका? इनफाइनाइट हो गया। जैसे मान लो इसका एरिया A है, इसका भी एरिया कितना है? A है। दोनों का प्लेट का एरिया सेम रखना है। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। एरिया A है, बट सेपरेशन क्या रखना है? वेरी स्मॉल रखना है, ताकि इतना कम सेपरेशन रखेंगे तो देखने में क्या लगेगा? ये इनफाइनाइट जो एरिया की प्लेट है। अब यहां पर सेपरेशन D हो गया। आपको गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से याद होंगे, यहाँ पे एक एप्लीकेशन था कि इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, और आपको डेरिवेशन करवाया था मैंने। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला था वो था σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली थी। तो यहाँ पर भी वही प्लेट है, तो इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है? तो ये सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये माइनस चार्ज है इस पर, तो माइनस सिग्मा। तो सिग्मा हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कैसा आता है? अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। किसकी वजह से? पॉजिटिव प्लेट की वजह से। लेकिन ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है, नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस तरफ होता है? टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। यानी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी की तरफ होगा, यानी टुवर्ड दी नेगेटिव चार्ज। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी कितना होगा? σ/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा
वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड दी नेगेटिव चार्ज, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो इसको मान लो प्लेट 1, इसको मान ले प्लेट 2, तो ये हो गया E1, ये हो गया E2। लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या करना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करना है। ये सेम डिनोमिनेटर को एक बार लिखें तो ऊपर हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा, और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है पहले से ही, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी प्लेट का एरिया ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हम कौन सा केस देख रहे हैं, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करने के बाद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान रखें, बार बार मैं ये नहीं करवाऊंगा, आपको समझा दिया कि बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आपको समझाया, ये कहाँ से आया, बाकी मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? कैसे आया, दोनों को ऐड करने से आया था, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करना है जो कि आपको पता है, कैपेसिटेंस होता है Q अपॉन V। तो जैसे इस वाली प्लेट पर हमने कितना चार्ज दिया है, मान लो Q चार्ज दिया, प्लस Q चार्ज, और इस प्लेट पर कितना चार्ज है, माइनस Q चार्ज। ओके, तो प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गई, क्योंकि दोनों में रिलेशन होता है, जो कि पिछले लेक्चर में आपको मैं समझा चुका हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, तो आप उसको याद रखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स के लिए, कि जैसे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसको आप डेल V लिख सकते हैं, डी V लिख सकते हैं, बट मैं सिंपल क्या लिखूंगा, V लिख रहा हूं। तो V का मतलब मेरे लिए क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू होता है ED। यहां पर ED लिख रहा हूं क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन मैंने D माना है। अगर आप इसको R मानेंगे तो आप ER लिख सकते हैं, तो जो भी आपने माना हो। अगर इसको L मानोगे तो आप EL लिख सकते हैं। पर ध्यान रखें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ED। ये फॉर्मूला याद कर लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत काम आने वाला है। मैं बच्चों को ट्रिक से बता देता हूं कि आप भूलो नहीं, कंफ्यूज ना हो कि E इक्वल टू VD करना है कि V इक्वल टू ED करना है। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, आप याद रखें इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो ED मतलब समझ लो आप क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो उससे आपको याद रहेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ED। इससे आप याद रख सकते हैं, बाकी फिर आपकी जो भी ट्रिक है आप देख लेना। तो V इक्वल टू ED, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो Q अपॉन V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ED। ओके, रिलेशन मालूम था तो हमने ED लिख दिया। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देनी है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैं पहले ही फाइंड करवा चुका हूं, कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर E की जगह पे कितना लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। D पहले से ही चल रहा है, कोई आपत्ति है किसी को? ओके, चलिए बढ़े आगे। यहां पर सिग्मा आपको बेकार लग रहा होगा तो आपको बता देता हूं मैं कि अगर इस प्लेट का एरिया A है और चार्ज Q है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q चार्ज है, एरिया A है, तो Q अपॉन A, इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा होता है Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पर सिग्मा को चेंज करेंगे हम, और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, Q अपॉन A। ये पहले से ही है एप्सिलॉन नॉट, और D अपनी जगह पर चलने दो। अब यहां पर ये डिवाइड वाला ऊपर पहुंच जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और Q D। अब देखिए Q से Q को कैंसिल कर लेना, तो कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो हमने डेराइव कर लिया। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो आपने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, आपको सिंपल फाइंड करना है कैपेसिटेंस। तो ये फॉर्मूला सभी में वैलिड है, Q अपॉन V से निकालेंगे अपन हर केस में कैपेसिटेंस। तो V को लिख सकते हैं ED, रिलेशन आपको बता दिया मैंने, याद रखने की ट्रिक क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, D को बढ़िया चलने दो, ये सिग्मा हो जाएगा Q बाई A, इसको ऊपर भेज दिया मैंने, Q से Q कैंसिल हुआ, कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, या ये बोल सकते हैं कि प्रूव दैट कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर। किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर एंड मीडियम। तो क्लियर दिख रहा है कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया पर, यानी कि यहां से आप देखो तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। दूसरी बात, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स या सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट, यानी कि अगर D की वैल्यू कम कर दोगे, सेपरेशन जो है बहुत कम होगा उन प्लेट के बीच का, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो D की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम होना चाहिए। और दूसरी बात, ये डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कि दो प्लेट के बीच में मीडियम कौन सा ले रखा है। अभी अगर हमने वैक्यूम ले रखा है, एयर ले रखा है, वहां पर हम उसकी क्या रखेंगे, परमिटिविटी रख देते हैं। तो देखें आप, तो यहां पर जो भी मीडियम है उस मीडियम की हमें क्या रखना है, परमिटिविटी रखना है। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब देख लें एक बार आप, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं कर देता हूं रफ। ये क्या था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करते हैं। चलिए इसको फिर से बनाएंगे। तो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे इस बार। तो ये मान लो अपना वही पुराना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस प्लेट पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, इस पर हमने नेगेटिव चार्ज लिया है, और चार्ज यहाँ पर प्लस Q मान लो, इस पे माइनस Q मानेंगे। ये प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये माइनस सिग्मा। ओके, सेपरेशन को फिर से क्या बोल दिया, D। अब यहाँ पर लगा दिया एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम ये वो केस देख रहे हैं जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है, कंप्लीटली फिल है, तो मतलब पूरी थिकनेस में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लगा रखा है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्ड। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आपने फिल कर दिया। देखो कहानी कुछ ऐसी है कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको मान लेता हूं मैं E नॉट। क्या मान लिया मैंने, E नॉट मान लिया। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया था वो कितना था, E नॉट था। तो किस डायरेक्शन में था, डायरेक्शन के साथ लिखें इसको, प्लस से माइनस की डायरेक्शन में। ओके, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या मान रहा हूं, E नॉट, और जिसका फॉर्मूला मैंने पहले ड्राइव करवा दिया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने पहले E माना था, इस बार मैंने E नॉट बोल दिया। E नॉट क्या हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पहले जो कैपेसिटेंस आया था विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसको मैं क्या मान लेता हूं, C नॉट। तो पहले मैंने C लिखा था और इसका फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये कब था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, देखो अब ऐसा हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुए, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ आएंगे तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज को क्रिएट किया, किस तरफ, जहां पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। और जब इधर का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इस साइड कम हो जाएगा, यानी कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा।
कुछ आया समझ में? तो एक तरफ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब में और इस तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये हो गया पोलराइज। इसके पोलराइज होने की वजह से यहाँ देखो याद रखना कि उतना पॉजिटिव चार्ज इतना नेगेटिव नहीं आएगा जितना यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन इतने सफिशिएंट नहीं है कि ये यहाँ पर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना दें जितनी कि हमने बाहर लगाई थी, क्योंकि पोलराइज होने से क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इंड्यूस हो गया है। इसको मैं लिख रहा हूँ EI, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोलराइज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ। बट इसकी वैल्यू कम रहेगी बाहर वाले से। क्यों? क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अगर ये कंडक्टिंग स्लैब होती तो कंडक्टिंग स्लैब में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे उतनी इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर क्या बनाते, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते, तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो हो जाती। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, ये वाली कम रहेगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा इस केस में, चलो कहाँ लिखें, यहीं पे लिख देते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E मान लेता हूं तो ये कैसे मिलेगा, E0 माइनस EI से मिलेगा। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये मान लो कितना है, 100 है। कितना लगा दिया, 100। और यहां पर जो इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस मान लो कितना हो गया, चलो इंड्यूस हो गया 50। 100 इस तरफ था जो हमने अप्लाई किया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और 50 डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इंड्यूस हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट में होने की वजह से, क्योंकि 100 हम पहले ही मान चुके हैं, हमने अप्लाई किया था, वो 100 इस तरफ है और 50 इस तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कम होगी, इस तरफ होगी। और कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 50, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया फॉर एग्जाम्पल के लिए, मान लो ये 100 है, ये 50 है, तो आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। अब ये जो 50 आ रहा है वो क्या है, अप्लाइड वाले का कितने टाइम्स है, तो ये अप्लाइड हमारा 100 था तो उसका आधा हो गया, मतलब 1/2 टाइम्स है। तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, E0/2। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वो अप्लाइड का कितना हो गया, 1/2 हो गया। लेकिन ये तो एग्जाम्पल था 100 समझाने के लिए, जैसे 1/2 हो गया, ये 1/3 भी हो सकता था अप्लाइड का, 1/4 हो सकता था, तो जो भी है। बट हमें क्या करना है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के मान लेना है कि जो स्लैब आपने इंट्रोड्यूस किया था उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। तो ध्यान रखें कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/k टाइम्स। तो यही समझाना था मेरे को कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा यहां पर वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स होगा। यानी के से डिवाइड कर दोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल वाले केस में कितनी आ रही थी, 50 आ रही थी, यानी हाफ हो गया था। तो अगर हाफ कर रहे हो 2 से डिवाइड करके आ रही है, मतलब वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। चलिए ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझना था। समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो आप याद कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड करने से मिल जाता है, E0/k। ओके, अब समझते हैं। देखिए फिर से हमें वही करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, Q/V। फिर वही प्रोसेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या है, Q/V। Q बढ़िया लग रहा है, V बेकार लग रहा है, तो V को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, फिर से ED लिख सकते हैं। ठीक है, ED लिख दिया। फिर आगे बढ़ाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार जो आपको मिला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0/k है। तो E की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, E0/k। D को ऐसे ही चलने दें, ओके चलने दो। अब जो E0 है, E0 कितना था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी पहले भी वही आ रही थी, σ/ε0। तो Q वहीं रखा रहने दो, E0 की जगह लिख सकते हैं σ/ε0। ये के चलने दो, D को अपनी जगह पे रहने दो। फिर वही पुरानी वाली बात कि सिग्मा को क्या लिखेंगे, QIA लिख सकते हैं। तो ये Q ऐसा ही रहेगा,
सिग्मा की जगह आ जाएगा Q अपॉन A। एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है, K पहले से ही था और D यहाँ पर ऊपर है। आप चाहो तो Q से Q यहीं पे कैंसिल कर दूं मैं, या अगली स्टेप में करेंगे। तो कैपेसिटेंस के लिए Q ठीक है और ये ऊपर पहुंच जाएगी टर्म, यानी कि A एप्सिलॉन नॉट के कहाँ पहुंच गया, ऊपर। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है Q और D। Q से Q तो कैंसिल होना ही था, आप यहीं पे कैंसिल कर सकते थे, बट मैंने यहाँ कर दिया। अब इस K को मैं थोड़ा सा अलग रख दूं तो बाकी बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आपको मिल जाएगा कैपेसिटेंस। यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद, लेकिन कैसा, कंप्लीटली फिल्ड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्ड है, तो आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये वही है जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब में आया था, जिसको मैंने क्या माना था, C नॉट। विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो कैपेसिटेंस आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ रहा था। तो आप एक काम करो, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, C नॉट लिख सकते हैं। यानी कि जो न्यू कैपेसिटेंस मिलेगा वो K टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब K की वैल्यू जो मिलेगी 1 से तो बड़ी होगी, जो भी आप ले रहे हैं 1.23 2.5 जो भी वैल्यू मिलेगी K की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी आएगी। तो आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा K टाइम्स। तो आपको समझना है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आपको इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको आंसर लिखना है कि इंट्रोड्यूस करने से डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर डेरिवेशन करने का बोल रहा है कि फाइंड करके दिखाओ, तो आपको पूरा फाइंड करना है। और सिंपली पूछा गया है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज इफ वी इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखें, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्ड, तो कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी कि K टाइम्स रिड्यूस होगा, सॉरी K टाइम्स इंक्रीज होगा। चलिए अब समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड है। ओके, तो ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंट्रोड्यूस किया है उसकी थिकनेस T है और जो T की वैल्यू है वो D से कम है। चलिए ठीक है, समझते हैं। तो फिर से क्या ले रहे हैं आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर वही बात, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दोनों पर इक्वल चार्ज है। यहाँ प्लस Q मान लो या माइनस Q मान लेते हैं, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, प्लस Q एंड माइनस, सॉरी माइनस Q एंड माइनस सिग्मा। एरिया मान लो A, इसका भी एरिया कितना होगा, A। अब हमें क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये मान लो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया। डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स हम D मान रहे हैं, तो हम इस बार फिर से D मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थिकनेस है वो अपन क्या मान रहे हैं, T। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसकी थिकनेस हम T मान लेते हैं। और आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है बच्चे, कैपेसिटेंस। तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना है, E नॉट। और E नॉट तो आप पहले भी समझ गए कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक है, वही आपको मिला। अब एक काम करते हैं, आपको मैंने समझाया था कि स्लैब के अंदर क्या होता है, ये स्लैब पोलराइज होती है, इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है स्लैब के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्लैब में वो क्या हो जाएगी, 1/K टाइम्स हो जाती है। तो इस स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E मान लेता हूं। तो E कितना हो जाएगा बच्चे,
ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के आपको मिलेगा स्लैब के अंदर। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर देखें तो यहां पर भी कितना होगा, ई नॉट, यहां भी कितना होगा, ई नॉट, लेकिन स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट अपॉन के। ओके, अब कैपेसिटेंस फाइंड करना तो हमें आता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q अपॉन V। मुझे बस V फाइंड करना है, V फाइंड करेंगे हम और Q अपॉन V वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। बट V कैसे निकालें, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको V फाइंड करना है तो आप लगाइए फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था ED फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करें थिकनेस से। ओके, तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैंने क्या माना है, E, और इसकी थिकनेस हमने कितना लिया है, T लिया है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E को थिकनेस T से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, स्लैब के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल जाएगा। चलिए ठीक है, प्लस ये तो स्लैब के अंदर वाला हो गया। बाहर वाला निकालना है तो बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बताइए, बाहर है ई नॉट, और बाहर वाली कितनी थिकनेस है, देखो पूरा डी था, डी में से आपको स्लैब वाली थिकनेस हटा देना है तो बाकी जो बचेगा कौन सा हो जाएगा, विदाउट स्लैब वाला हो जाएगा। विदाउट स्लैब का कितना विड्थ है वो मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पूरा कितना है डी, डी में से कौन सा हटाएंगे आप, जो स्लैब की थिकनेस है, तो डी में से टी को माइनस कर लो। यही समझने वाली लाइन है, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, यही समझना है बस कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ईडी। तो पहले मैंने निकाला स्लैब की जो थिकनेस है वहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो कैसे मिलेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई माना है, थिकनेस टी है, तो ई इंटू टी करने से आपको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। फिर मुझे बाहर वाला निकालना है, तो बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट, और बाहर वाली कितनी विड्थ है, पूरा विड्थ डी है, डी में से आपको स्लैब वाला हटाना है मतलब माइनस करना है, तो डी माइनस टी, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वो दोनों को ऐड कर दिया, बस ठीक है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसे लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन के, ये हो गया ई नॉट अपॉन के प्लस ये वाला ई नॉट ऐसे ही रहते हैं, तो ये हो जाएगा डी माइनस टी। आप एक काम करें, इस ई नॉट को ले लें कॉमन, तो ई नॉट को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, टी अपॉन के प्लस ई नॉट तो चला गया, ये कितना बचा, डी माइनस टी, डी माइनस टी बचेगा। अब एक काम करें, ई नॉट को ऐसे ही चलने दें, इसको बाद में समझ लेंगे। अब डी को पहले कर देता हूं, प्लस डी को मैंने आगे लिख लिया, बाकी क्या बचेगा, टी अपॉन के माइनस टी, इन दोनों में से मुझे माइनस टी कॉमन लेना है। चलिए ठीक है, डी को ऐसे ही रहने दो, माइनस टी अगर कॉमन ले रहे हो बच्चे तो माइनस टी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कॉमन किससे लिया है, इन दोनों से, माइनस टी से डिवाइड करोगे तो माइनस टी अपॉन माइनस टी प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ माइनस टी से डिवाइड करोगे तो माइनस का वन आएगा और नीचे क्या है के, तो आपको ये मिलेगा। चलिए कुछ समझ में आया, तो ये क्या मिल गया बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब कैपेसिटेंस के लिए क्या करना है, इसको फॉर्मूले में रख देना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे आप Q अपॉन V। तो Q तो ठीक है हर बार की तरह ऐसा ही रहेगा, बाद में कैंसिल हो जाता है, बट आपको V की जगह पे ये वैल्यू रखना है, तो V की जगह पे क्या लिखेंगे, ई नॉट डी माइनस टी और वन माइनस वन अपॉन के, ये रख देना है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ये तो पहले से ही जानते हैं कितना होता है, अब वही बचा जो अपन हर बार करते हैं, ये सब साथ में चलता रहेगा, और ई नॉट को आप फिर से वही लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको साथ में चलने दो, तो डी माइनस टी वन माइनस वन अपॉन के। सिग्मा को फिर से आप क्या लिखेंगे बताइए, सिग्मा को फिर से लिखेंगे क्यू बाई ए, एप्सिलॉन नॉट को पहले से चलने दो, और ये चल रहा है डी माइनस टी ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वन अपॉन के। क्यू से क्यू को कैंसिल कर सकते हैं तो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बना जाएगा, ये डिवाइड का नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या बचेगा, डी माइनस टी और ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वन अपॉन के। तो ये मिल गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो ये कब है,
जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी को आपने इंट्रोड्यूस किया है तो आपको ये कैपेसिटेंस मिल जाएगा। कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको आप किसी भी केस में यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थिकनेस जो अगर कंप्लीटली फिल होता तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितना होती? डी के इक्वल हो जाती। तो टी की जगह पे अगर आप डी पुट कर दें इस फॉर्मूले में तो आपको पहले वाला केस मिल जाएगा कि कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर आप टी की जगह पे डी रखते हैं, देखो मैं करवाऊंगा नहीं, ऐसे ही समझाता हूं। मान लो स्लैब जो है कितना है? डी थिकनेस का है, तो डी रखने से माइनस डी होगा, माइनस डी को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी और ये हो जाएगा प्लस का डी अपॉन के। माइनस डी प्लस डी कट जाएंगे, क्या बचेगा? डी अपॉन के को ऊपर भेज देना तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा जो पहले आया था। ठीक है, देखें तो ये वाला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो आपको मैंने समझा दिया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे फाइंड करते हैं। विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्ड और डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। अब समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो जो भी कैपेसिटर हैं हम उनको कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपने रेजिस्टेंस वाले केस देखे थे, रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया था सीरीज में, रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में और उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया था, मतलब आर इक्विवेलेंट फाइंड किया था। कुछ ऐसा यहाँ करने वाले हैं, लेकिन जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो रेजिस्टेंस वालों का जस्ट अपोजिट मिलेगा। मतलब रेजिस्टेंस में आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला सीरीज में होता था वो यहाँ पैरेलल में मिलेगा और वहां पे जो पैरेलल में होता था वो यहाँ सीरीज में मिलेगा। देखिए कैसे। ये मान लो कोई भी एक कैपेसिटर है, ये कोई दूसरा कैपेसिटर है, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। चलो और ऐड करें इसमें, चल एक और ऐड कर लेते हैं। तो 3 कैपेसिटर मान लीजिए और तीनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो भी मान लेते हैं। इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1, इसका मानते हैं C2 और इसका C3। आप ध्यान रखें कि सीरीज में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा उसको V1 मानेंगे, इसका पोटेंशियल V2 मान लेंगे, इसके पोटेंशियल को V3 मान लेते हैं क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है। रेजिस्टेंस वाले केस में सीरीज में करंट सेम होता था, यहां पर सीरीज में आपको चार्ज सेम मिलेगा। मतलब अगर मान लीजिए Q चार्ज है यहां पर, तो यहां भी Q चार्ज मिलेगा और यहां भी Q चार्ज मिलेगा। यानी कि बैटरी से अगर Q चार्ज निकाल रहे हैं तो वही Q चार्ज आपको क्या मिलेगा? सभी जगह मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें और कुछ नहीं है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, यही कंसेप्ट है सीरीज वाले का। कैसे? देखो, तो पोटेंशियल चेंज होता है, यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ V2, यहाँ V3, हमने अप्लाई कितना किया था? V। तो टोटल पोटेंशियल V को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, आपको याद होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था Q अपॉन V, लेकिन अगर कभी आपको V फाइंड करना हो तो आप Q अपॉन C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C। तो यहां पर जो नेट पोटेंशियल है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज तो वही रहेगा Q, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे कैपेसिटेंस कौन सा? इन तीनों का इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा, मान लो इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटेंस लगा दें, उसको हम क्या बोलेंगे? C इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? C इक्विवेलेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं Q अपॉन C इक्विवेलेंट। V1 की जगह पे लिखा जाएगा, V1 पे चार्ज कितना है? Q, और कैपेसिटेंस है C1, तो ये हो जाएगा Q अपॉन C1। V2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला होता है आपका Q अपॉन C। तो यहाँ पे चार्ज Q है और कैपेसिटेंस कितना है? C2, और ये हो जाएगा Q अपॉन C3। समझ आया? तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3, तो आपको मिल जाएगा V1, V2 और V3। ओके, इस इक्वेशन को Q से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन बाय Q, तो Q से डिवाइड करने में सभी Q कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस
1/C3। तो ये मिलेगा आपको फॉर्मूला। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आपको मिला था रेजिस्टेंस के, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला था वो आपको कहां मिल गया? सीरीज में मिल गया, कैपेसिटर में, जस्ट उल्टा। चलिए ठीक है, एक स्पेशल केस बताते हैं फॉर टू कैपेसिटेंस। तो टू कैपेसिटेंस के लिए देखो कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट एलसीएम ले लो, C1 C2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा C1 प्लस C2, रेसिप्रोकल कर दो तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो डायरेक्ट लगा देंगे, समय नहीं लगेगा इसमें। लेकिन अगर दो से ज्यादा है फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अगर 4 होते तो 1/C4 आ जाता, 1/C5 आ जाता, 1/C6, जितना भी आएगा आपको ऐड कर लेना है। बट टू कैपेसिटर के लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये लगा सकते हैं। एक और स्पेशल केस देखें कि सीरीज में जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटेंस C है, एक और लगा दो इसका भी C है, एक और लगाओ इसका भी C है, एक और लगा दिया इसका भी C है। मतलब जितने भी कैपेसिटर हैं सभी का कैपेसिटेंस कैसा है? सेम है। अगर सेम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर हैं सीरीज में और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो आपको जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ कैपेसिटर से। कितने कैपेसिटर हैं? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दो तो आपको C/4 मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर n कैपेसिटर होते, क्या होते बच्चे? n कैपेसिटर, तो n कैपेसिटर होंगे तो n से डिवाइड कर लेंगे। जितने भी हैं, 3 है तो 3 से डिवाइड करो, 4 कैपेसिटर है 4 से डिवाइड करो, 10 है तो 10 से डिवाइड करो। तो C इक्विवेलेंट होता है C/n। तो देखें तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि जो आपके पास कैपेसिटर हैं उन्हें हमने किस में कनेक्ट किया है? पैरेलल में। तो पैरेलल में आपको जो फॉर्मूला मिलेगा कैपेसिटर में, ये वही मिलेगा जो रेजिस्टेंस के सीरीज में था। देखिए कैसे, तो यहां पर कुछ कैपेसिटर हैं जो हमने किस में कनेक्ट कर दिए? पैरेलल में। चलिए 3 कैपेसिटर लेके चल रहा हूं मैं, और इन तीनों को हमने कहां लगा रखा है? आपको सिंपल डायग्राम बनाना है, डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे डिजाइन बनाने में लग जाते हैं, तो समय नष्ट ना करें आप अपना। आप जैसा भी है आप कनेक्शन करें पैरेलल में। ओके, स्विच लगाना है तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1, इसका C2 और इसका C3। पोटेंशियल मान लो V अप्लाई किया, तो याद रखिए पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अगर V पोटेंशियल लगाओगे तो यहाँ भी आपको V पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पर भी V मिलेगा, यहाँ पर भी V मिलेगा। पोटेंशियल तीनों में सेम रहेगा पैरेलल में। लेकिन अगर मान लो यहाँ से Q चार्ज अगर ड्रॉन होता है तो ये Q चार्ज 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, चार्ज अलग अलग मिलेगा। इस ब्रांच में मान लो Q1 चार्ज है इसके पास, यहाँ पर चार्ज मान लो, कहाँ लिखूंगा इसको? यहीं लिख देता हूँ। चलो ये Q1 है, इसके पास लिखेंगे अच्छा लगेगा। चलो ये Q1 है, मान लो ये Q2 है और इसके पास Q3 है। तीनों के पास क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होगा। लेकिन अगर टोटल ऐड करें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो तीनों को ऐड करने से जो चार्ज मिलेगा वो कितना होगा? Q के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीनों को ऐड करने से आपको मिलेगा टोटल चार्ज। अब एक काम करते हैं, आपने पढ़ा होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V। अगर Q फाइंड करना हो तो क्या लिखा जाएगा? CV। तो Q का फॉर्मूला होता है CV। ये जो टोटल चार्ज है, तो यहाँ पर आप कैपेसिटेंस कौन सा लेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ हो जाएगा C इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल तो देखो क्या है? V है, तो ये लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इनटू V। लेकिन Q1 अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V है, तो Q1 को लिखा जाएगा C1V। Q2 को क्या लिखोगे? C2V, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल V। ऐसे Q3 लिखना हो तो इसको क्या लिखा जाएगा? C3 इंटू V। क्या इक्वेशन को V से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन बाय V,
डिवाइड इक्वेशन बाय v। तो v से डिवाइड करने से सभी v कैंसिल हो जाएंगे, तो c इक्विवेलेंट आपको मिलेगा c1 प्लस c2 प्लस c3। चलिए देखें, बताएं कुछ समझ में आया क्या? तो ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल में अगर है कैपेसिटर्स तो आपको कैपेसिटेंस को जस्ट ऐड कर देना है। तो ऐड करने से आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब समझते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कोई भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है उसे कैसे फाइंड करें? आप एक काम करो, जैसे मान लो ये कोई भी कैपेसिटर है, आप इसको चार्ज कर रहे हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एक तरीके से आप ये मान लो कि जब ये डिस्चार्ज था, इनिशियली देखा जाए एट टाइम t इक्वल टू 0, तो चार्ज बिल्कुल कितना था? 0 था। तो Q इक्वल टू 0 और पोटेंशियल भी कितना रहा होगा? 0। ये कौन सी बात है? किसी भी टाइम की बात है, स्टार्टिंग में एट t इक्वल टू 0 जब ये डिस्चार्ज था। फिर यहां पर किसी टाइम t के बाद क्या हुआ? एनी टाइम t पर यहां पर कितना चार्ज आ गया? Q चार्ज आया। तो उस टाइम पर देखो, कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस तो C मान लिया मैंने कैपेसिटर का। तो ये तो चाहे वो डिस्चार्ज हो, चाहे वो फुल्ली चार्ज हो या पार्शियली चार्ज हो, कैपेसिटेंस तो चेंज होता नहीं है। तो हर केस में कैपेसिटेंस तो क्या मिलेगा आपको? C मिलेगा। ओके, तो मैं कैपेसिटेंस सभी केस में क्या मान लेता हूँ? C मान लेता हूँ। तो C कैपेसिटेंस है, स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो कैपेसिटेंस आपको C मिलेगा। ओके, यहाँ भी क्या रहेगा? C रहेगा। तो किसी भी टाइम t पर चार्ज Q है, पोटेंशियल यहाँ पे कितना है? 0। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना होगा? तो आपके पास फॉर्मूला है बच्चे, कैपेसिटेंस Q अपॉन V, तो पोटेंशियल हो गया Q अपॉन C। तो किसी भी टाइम t पर आपको अगर कैपेसिटेंस पोटेंशियल फाइंड करना है तो चार्ज कितना है इस टाइम पर? Q, और कैपेसिटेंस कितना है? C। तो आप लिख सकते हैं Q अपॉन C, ये आपको मिलेगा पोटेंशियल एट एनी टाइम t जब चार्ज Q है। ओके, लेकिन जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा इस पर? मान लो Q चार्ज आ गया टोटल। ओके, तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा आपको? Q मिल जाएगा। और अब आप जो नेट पोटेंशियल निकालेंगे इसका, तो वो कितना हो जाएगा? Q अपॉन C। ये कंडीशन समझ में आई क्या? देखो, जब डिस्चार्ज है तो पोटेंशियल 0 है। किसी भी टाइम t पर मान लो Q चार्ज आ गया उसके ऊपर, लेकिन ये कंप्लीटली चार्ज नहीं हुआ, Q चार्ज आ गया, पोटेंशियल कितना हो गया? Q अपॉन C। और जब ये फुल्ली चार्ज होगा तो टोटल चार्ज कितना मान लिया मैंने? कैपिटल Q। इस पे चार्ज आएगा कैपिटल Q, तो पोटेंशियल हो जाएगा Q अपॉन C। अब ये चार्ज कैसे हो रहा है? आप पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के इस पे डाल रहे हो। आप मान लो, रियल में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बट आप ये मान लो एक टाइम के लिए कि आप छोटा छोटा चार्ज निकाल के इस पे डालते जा रहे हैं। कितना? प्लस dq चार्ज मान लो इस प्लेट से उठा के इस पे डालोगे, इस पे पॉजिटिव बढ़ेगा और इस पे नेगेटिव बढ़ेगा। इस तरीके से हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा ये। तो क्या निकाल रहे हैं? dq चार्ज। देखें जरा, तो क्या किया अपन ने? कैपेसिटेंस के लिए q चार्ज है टोटल, तो चार्ज dq चार्ज को उठा के उस पर डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा चार्ज बढ़ेगा और फाइनली कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज q हो जाएगा। अब इसमें जो एनर्जी है वो किसकी वजह से है? क्योंकि आप जो चार्ज को ला रहे हैं उसमें कुछ वर्क तो हो रहा होगा ना। चार्ज को उठा के इस पर डालोगे तो उससे वर्क होगा, तो वही जो वर्क है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जब आप छोटा सा चार्ज उठा के डालोगे तो आप छोटा सा वर्क कर रहे हैं, मतलब dw वर्क किया। तो dw वर्क किया आपने, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता होगा कि वर्क होता है Q इंटू V। अगर आप छोटा सा वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? चार्ज कितना ले रहे हैं? dq। तो स्मॉल चार्ज उठा के इस पे डालेंगे, हालांकि रियल में ऐसा नहीं हो रहा, बट आप समझने के लिए समझ लो कि स्मॉल चार्ज को उठा के इस पे डालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? dq और मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो कितना पोटेंशियल है किसी भी टाइम पर? मान लो पोटेंशियल को V मान लेते हैं। ओके, तो dw वर्क मिलेगा, फॉर्मूला होता है Q इंटू V। तो कितना चार्ज लिया? dq, और पोटेंशियल कितना था किसी भी टाइम t पर? पोटेंशियल V मान लेते हैं। तो बस ठीक है, तो dw इक्वल टू V की जगह पे लिखा जा सकता है Q अपॉन C, और ये क्या चल रहा है? dq। अगर आपको टोटल वर्क चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर लो। तो दोनों तरफ क्या किया मैंने? इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन C dq।
1 का इंटीग्रेशन W के रेस्पेक्ट में आपको W मिल जाएगा, 1/c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका Q dQ। अब Q का इंटीग्रेशन आप करेंगे Q के रेस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा 1/c और Q का इंटीग्रेशन हो गया Q²/2। अच्छा, लिमिट क्या लगाएंगे? चार्ज 0 था स्टार्टिंग में और फाइनली कितना हो गया? कैपिटल Q मान लिया मैंने, तो 0 से Q तक चार्ज चेंज हो रहा है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट लगाएंगे 0 से Q। ये जो वर्क मिला है क्या यही पोटेंशियल एनर्जी होगी? बिल्कुल, कि जो वर्क हुआ था इसको चार्ज करने में, तो वही वर्क क्या हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। मैंने समझा दिया कि चार्ज को उठा के डाल रहे हैं, बट रियल में क्या है, जो आपने बैटरी लगाई थी वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इस पे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालकर इस पे डाल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और उस पर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो ये रियल में था बट हमें समझना था। अब लगाइए इसमें लिमिट, तो अपर लिमिट Q रख दो, ये हो गया Q² और लोअर लिमिट 0, तो 0 रहेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया Q²/2C। तो ये मिल गई आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो देखो एनर्जी के कई फॉर्मूले होते हैं, तो आपको लिख देता हूं। तो पहला जो फॉर्मूला आपको मिला वो कितना हो गया? Q²/2C, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। दूसरा देखो, Q बेकार लगे आपको तो आप Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं? C भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, लिखते हैं। तो Q की जगह पे लिखेंगे CV और स्क्वायर तो है ही, और अपॉन में क्या चल रहा है? 2C। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C², ये हो जाएगा V², अपॉन में चल रहा है 2C। C से स्क्वायर कट जाएगा तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ ऑफ CV²। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लो। तो डेरिवेशन तो नहीं आएगा लेकिन आपको ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो एनर्जी क्या हो गया? हाफ ऑफ CV²। ओके, अब बात करें इसमें, अगर मान लो इस फॉर्मूले में Q की जगह अपन C को चेंज करें तो C को क्या लिखा जा सकता है? देखो, तो C को लिख सकते हैं Q/V। तो इसी फॉर्मूले में फिर से अगेन हमने क्या किया? Q² तो ठीक है, 2 ठीक है, बट C की जगह पे क्या लिख दिया बताओ? फॉर्मूला लगा दिया Q/V। तो देखो Q से स्क्वायर कट जाएगा तो ये V ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा आपका QV/2। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दिया Q/V C की जगह पर। तो यहां पे लगा देंगे Q/V, Q से स्क्वायर कट गया तो ये हो गया आपका QV/2। ये मिल गया एनर्जी के फॉर्मूले। तो ये 3 एनर्जी के फॉर्मूले देख लो आप। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर Q²/2C, हाफ ऑफ CV² और QV/2। तो ये मिलेंगे आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखिए, अब समझते हैं एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी के फॉर्मूले डिराइव कर लिए। अब समझो कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो देखिए, हमें पता है कि ये मान लो कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास और इसका एरिया A है और सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स को अपन D मान लेते हैं। ओके, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को मैं स्मॉल u से डिनोट कर रहा हूं। टोटल एनर्जी U मान लो, उसको डिवाइड कर दो किससे? वॉल्यूम से। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी, इसको मैंने क्या लिखा है? स्मॉल u। अब आपको मालूम है एनर्जी का, तो हमारे पास डेरिवेशन कर चुके। तो एनर्जी कितना आया था? Q²/2C। इसको डिवाइड करना है वॉल्यूम से। वॉल्यूम बताइए क्या होगा? एरिया इनटू हाइट। तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब A इंटू D करने से वॉल्यूम मिलेगा। ये मान लो एरिया है, ये D है, बीच का सेपरेशन, तो A इंटू D करने से वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AD, ये आ गया वॉल्यूम। अब इस पूरे क्वेश्चन को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके जाना है, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो पहली बात तो ये देखो कि जो Q है उसे चेंज करना है। तो आपको मालूम होगा, इसको हटा देते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है सिग्मा के बारे में। तो सिग्मा होता है बच्चे Q/A। तो कभी आपको अगर Q फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू A। तो Q की जगह पे लिखेंगे सिग्मा इंटू A। स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, अपॉन में 2। कैपेसिटेंस आपको फाइंड करवा दिया था। कैपेसिटेंस आया था ε0 A/D। तो C की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? ε0 A/D।
और इन सब के अपॉन में चलता आ रहा है कौन, ए डी, उसको चलने दो। यहाँ पर मुझे आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके जाना है, तो आपको ये भी पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कभी सिग्मा की वैल्यू रखनी हो तो आप क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, क्योंकि हमें आंसर कहाँ तक जाना है, ई तक लेके जाना है। तो ये जो सिग्मा दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे चलो क्या लिखें, तो यहाँ लिखेंगे अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, और ए तो है ही, स्क्वायर को ऐसा ही लगा लेते हैं। ओके, ये जो डी है क्या ऊपर चला जाएगा, डी को ऊपर भेज दें क्या, चलिए भेज देते हैं। तो डी आ गया ऊपर, और अपॉन में क्या बचेगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और इन सब के अपॉन में चल रहा है ए डी। कहाँ चल रहा है, ए डी, तो ए डी को लिख सकते हैं ए डी अपॉन 1। जब इसकी जगह इनटू लगाएंगे तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए डी। देख लें, चलिए ठीक है, स्क्वायर करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए स्क्वायर किया तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया का स्क्वायर, और डी तो पहले से ही चल रहा है, और अपॉन में देखिए क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्या चल रहा है इनटू में ए डी। ठीक है, ए और ये क्या है, ए डी। अब आप देखेंगे तो ए से स्क्वायर कट जाएगा, ए से पूरा ए कट जाएगा, डी से डी कैंसिल हुआ, एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो ये बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो याद रखेंगे आप, एनर्जी डेंसिटी होता है, डेरिवेशन पूछ लेते हैं सीबीएसई में, तो ध्यान रखें इसको। तो ये हो गया आपका एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और कैपेसिटेंस का ये लास्ट टॉपिक होगा अपना, व्हेन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसका डेरिवेशन एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं। तो उसके लिए आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं कि व्हेन टू चार्ज कंडक्टर हैविंग डिफरेंट कैपेसिटीज एंड डिफरेंट पोटेंशियल आर जॉइंट टुगेदर। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये कंडक्टर है और दूसरा ये कंडक्टर है, दोनों का कैपेसिटेंस अलग है, मतलब इसका C1 मान लिया, इसका मैंने C2 मान लिया, और इसको जब हमने चार्ज किया होगा तो कितने पोटेंशियल चार्ज किया, मान लो V1 पोटेंशियल की बैटरी से चार्ज किया, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया V1, और इसको हमने चार्ज किया था V2 पोटेंशियल से, इसका पोटेंशियल कितना हुआ V2। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2, पोटेंशियल V1, इसका V2। अगर आप चाहें तो चार्ज भी निकाल सकते हैं कि इस पे चार्ज मान लो कितना है Q1, और इस पे चार्ज मान लीजिए Q2, अलग अलग है, अलग अलग चार्ज होगा। तो जब इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेंगे जॉइंट टुगेदर, तो सो दैट देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। अब ये जो भी आपने माना हो, कैपेसिटर कोई सा भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो भी है, अभी मैंने सिंपल यहाँ पे बना दिया स्फीयर। ओके, तो एनर्जी का लॉस होगा, मतलब कनेक्शन करने से पहले टोटल एनर्जी और दोनों को ज्वाइन करने के बाद की जो एनर्जी आएगी, तो वो एनर्जी का लॉस होगा। जैसे मान लो अभी एनर्जी 100 है दोनों की मिलाकर, और बाद में कितनी बची 98, तो एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ। इस बात को आपको प्रूव करना है। तो कैसे करें, तो हम एनर्जी फाइंड करते हैं, एनर्जी कौन सी, इनिशियल, तो बिफोर कनेक्शन एनर्जी निकालो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो पोटेंशियल C1 है, पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटेंस C1 है, इसकी एनर्जी हो गई हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर, और इसकी हो गई हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। ये आपको मिली एनर्जी बिफोर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन देखो क्या होगा, आफ्टर कनेक्शन, तो कनेक्शन करने के बाद की क्या कहानी है कि ये दोनों कैपेसिटर को हमने ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट किया किसी भी स्ट्रिंग के थ्रू, जैसे भी करना है। कनेक्ट करने के बाद हुआ ये कि जो दोनों का पोटेंशियल होगा वो कैसा हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो चार्ज फ्लो स्टार्ट करे, क्यों करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2,
और जो चार्ज होता है वो मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब इनके पास चार्ज अलग अलग होगा दोनों के पास, ठीक है, लेकिन अब जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस टाइम पर ये चार्ज का फ्लो रुक जाएगा और दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल आएगा उसको मैं क्या मान रहा हूँ, V, क्योंकि एक पोटेंशियल जब दोनों का सेम होगा तो उसके बाद ये चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो इस पोटेंशियल को हमने क्या मान लिया, V मान लिया। चलिए बात समझ आ गई। तो ये क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल। एक बात और ध्यान रखें, अगर पोटेंशियल सेम होता है तो याद करो कौन सा केस होता है वो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पोटेंशियल अगर सेम हो गया मतलब ये कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से, तो आप समझ जाना हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ लिख देता हूं मैं नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब क्या है, पैरेलल। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस बात को आप ध्यान रखें। ओके, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल सेम आ गया। अब जो कॉमन पोटेंशियल आएगा इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालें, कैपेसिटेंस कितना है C1, इसका कितना है C2। कॉमन पोटेंशियल को भी मान लिया, लेकिन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कैसे निकालें। तो अभी पढ़ाया था मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है पैरेलल में, C1 प्लस C2 होता है, याद है सभी को। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब आपको अगर V की वैल्यू फाइंड करनी है तो V का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, क्योंकि आपको पता है C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो V कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। बट चार्ज कौन सा रखेंगे, टोटल चार्ज, यानी पहले चार्ज कितना था Q1, इस पे कितना था Q2। चार्ज तो लॉस होता नहीं है, चार्ज नादर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉय, तो टोटल चार्ज जो है पहले था वही चार्ज रहेगा, बस फ्लो कर जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, बट टोटल चार्ज देखेंगे कभी भी कितना मिलेगा, Q1 प्लस Q2। ये हो गया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कितना, C1 प्लस C2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। अब Q1 को क्या लिखते हैं, तो Q इक्वल टू CV होता है। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप बताइए पोटेंशियल, तो Q1 को लिखेंगे C1 V1, Q2 को लिखेंगे C2 V2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ये आ गया पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। तो कनेक्शन करने के बाद का ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास है ही, C इक्विवेलेंट हम पहले ही निकाल चुके, C1 प्लस C2। अगर मुझे एनर्जी फाइंड करनी है, फाइनल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन के बाद जो फाइनल एनर्जी मिलेगी वो उसमें हम किसका यूज करेंगे, C इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और कॉमन पोटेंशियल। तो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, बट C कौन सा रखेंगे, इक्विवेलेंट, आफ्टर कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल कौन सा, कॉमन पोटेंशियल, तो हाफ ऑफ CV स्क्वायर से आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट को लिखिए C1 प्लस C2, और V की जगह पे क्या रखेंगे बताइए, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। ओके, अभी स्क्वायर करूंगा नहीं मैं, देखो, तो C1 प्लस C2 स्क्वायर किया, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर लिख दो, ओपन नहीं करना ब्रैकेट, और ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ये C1 प्लस C2 से स्क्वायर तो अपन काट सकते हैं, चलो कुछ तो हुआ। तो ये आ गई आपके पास फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, तो 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ये टॉपिक समझ लोगे तो इसके न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे कि किस तरीके से अप्रोच लगाना है। देखो ये हो गया, ये आ गया फाइनल। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस प्रूफ कैसे करें, कि जैसे मान लो ये 100 है, ये अब कितना हो गया, 98 हो गया फॉर एग्जांपल। तो मैं इनिशियल एनर्जी 100 है, फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, 98। अगर मैं इनिशियल में से फाइनल माइनस करता हूं तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। ये वाली एनर्जी छोटी है, ये बड़ा है, तो 100 में से माइनस करने पे आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हो गया। लेकिन अगर ये एनर्जी का लॉस नहीं होता तो फिर क्या होता, ये वाली एनर्जी बढ़ तो नहीं सकती, क्या बराबर ही होती, तो एनर्जी के लॉस डिफरेंस निकालते कितना आता, 0 आ सकता था।
लेकिन हम यही प्रूव कर देंगे कि इनिशियल में से फाइनल माइनस करने पे आंसर पॉजिटिव आया, मतलब इनिशियल बड़ा है और फाइनल छोटा है। तो बस ठीक है, तो वही डेरिवेशन करने जा रहे हैं अपन। अब निकालते हैं लॉस। एनर्जी में लॉस कैसे निकालें? तो इनिशियल एनर्जी में से माइनस कर दो फाइनल एनर्जी, तो आपको मिल जाएगा एनर्जी में कितना लॉस हुआ। ओके, इनिशियल वाली हमारे पास कितनी है? तो इनिशियल हमने कैलकुलेट किया था एनर्जी, ये है, तो रखिए आप इसमें। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। चलिए माइनस फाइनल वाली रख लो। तो फाइनल तो हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ रखेंगे 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इस तरीके से रख लेना है। चलिए अब एक काम करते हैं, तो स्पेस थोड़ा कम है और इसको एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। तो अभी आप यहाँ तक देख लें। अब मैं इसको रफ कर दूंगा, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा, जो कि आंसर मुझे बस क्या दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है। तो इसको आप देखें, ये समझ में आ गया आपको। इसको सॉल्व करके मुझे बस ये शो करना है कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आंसर आएगा मतलब एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी लॉस हुई कहाँ पर? क्योंकि देखो जब इसको कनेक्ट किया होगा आपने, तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो होगा मतलब करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट होगा। ये पूछा जाएगा एनर्जी लॉस क्यों हुआ, रीजन क्या बताएंगे? क्योंकि एनर्जी लॉस होता है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में भी यहां पर क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो दो बातें याद रखें कि एनर्जी लॉस इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दोनों के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब देखिए, तो हम निकाल रहे हैं एनर्जी लॉस। आप एक काम करें, ये जो 1/2 है, इसको अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, और ये इसका होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं मैं, तो ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2C1 C2 V1 V2, ओके 2ab, और अपॉन में चल रहा है आपका C1 प्लस C2। एलसीएम ले लो, तो यहाँ तो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1/2 को बाहर रहने दो। C1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसमें भी करना पड़ेगा, तो C1 C2 V2 का स्क्वायर। अब C2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, इधर C2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, दोनों का हो गया। अब 1 का इधर करने से कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का 2C1 C2 V1 V2। मैं बस ये शो कर रहा हूँ, ये आंसर पॉजिटिव आएगा। कुछ कैंसिल होगा, देखो माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब ये बचेगा आपके पास, तो देखिए क्या बच रहा है, C1 C2 और इसमें भी क्या आ रहा है C1 C2। एक काम करो, C1 C2 को कॉमन निकाल लो, तो C1 C2 निकाल लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बचेगा आपका V1 स्क्वायर, ये बचेगा V2 स्क्वायर, C1 C2 के जाने के बाद माइनस का 2V1 V2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लगा दो। अच्छा अपॉन में भी कुछ चल रहा था क्या, यस, जो एलसीएम लिया था वो अपॉन में होगा, जो मैंने लिखा नहीं है, तो आप एक काम करो इसके अपॉन में लिखो क्या चल रहा था, C1 प्लस C2,
ओके, तो अपॉन में चल रहा था C1 प्लस C2। अब यहाँ देखिए, तो 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये लगा दिया फॉर्मूला A² प्लस B² माइनस 2AB, यानी कि A1 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया एनर्जी का लॉस, यानी कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। आप देखिए, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? C1 C2 C1 प्लस C2 ये टर्म पॉजिटिव, डिफरेंस निकालोगे लेकिन स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल, ये जो आ रहा है आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। इसको इधर भेज दो, तो इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी। ये मैंने प्रूफ किया कि इनिशियल वाली एनर्जी ज्यादा है किससे? फाइनल से। तो यहां पर एनर्जी का लॉस होगा, और वो लॉस किसके इक्वल आएगा? ये आपको लॉस मिल जाएगा, एनर्जी का लॉस। चलिए, तो देखें इस लेक्चर में जो भी आपको डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, और आपका जो टॉपिक था कैपेसिटेंस, इसके सभी डेरिवेशंस मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं पूछेंगे लेकिन इसके न्यूमेरिकल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डेरिवेशन भले ही ना आए लेकिन न्यूमेरिकल्स आएंगे, और न्यूमेरिकल तभी कर पाएंगे जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एक बार देखें। चलिए, तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर, और एक ही लेक्चर में उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेरिवेशंस हैं, सब कवर करेंगे। थैंक यू।